इसके बाद में देखिए सहसंयोजक लक्षणों के बाद में अपन एक नया ही शब्द ले रहे हैं यहां पे, और उसका नाम आप देख रहे हो ऊपर, आयोनिक पोटेंशियल यानी फाई। और इतना फाई बोलते ही आपको याद आ गया, क्योंकि आवर्त सारणी में बता चुका हूं बेटा आयोनिक पोटेंशियल फाई, इसको आप क्या कह दोगे? तो साहब इसको कहते हैं आयनिक विभव। क्या कहते हैं जी? आयनिक विभव। ध्यान रखना, वो जो अपन ने पढ़ा था वो एक आयनन विभव था, जो कि अलग था। आयनन विभव अलग चीज होता है। आयनन विभव तो क्या होता है? विलगित गैसीय परमाणु के बाह्य तम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, ठीक है ना। तो आयनिक विभव है ये। और अगर मैं बात करूं आयनिक विभव फाई की, तो होता क्या है साहब? तो देखिए फाई बराबर होता है चार्ज अपॉन साइज। समझ रहे हो ना? चार्ज अपॉन साइज, आवेश बटे आकार। लेकिन बेटा जी एक चीज सुन लो कि ये फाई है ना, ये प्राय धनायनों के लिए परिभाषित करते हैं। प्राय इसे धनायनों के लिए बताया जाता है। हालांकि कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन जनरली आप धनायनों के लिए ये बात करोगे, ठीक है। अभी सुनिए, अब बात आती है कि फाई का मीनिंग तो समझ में आ गया, लेकिन कोई मुझसे पूछ ले कि आवर्त सारणी में इस फाई में कैसे परिवर्तन आएंगे, तो बेटा जी एक बार यहां देखें कि पीरियोडिक टेबल में आप मुझे बताइए कि एक तो लेफ्ट टू राइट जाऊं और एक टॉप टू बॉटम जाऊं। आप बताइए, तो पता चला कि यार पीरियोडिक टेबल में अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो आपको याद होगा कि आकार में क्या आती है? आपको पता होगा आकार में कमी आती है लेफ्ट टू राइट, और अगर आकार में कमी आएगी तो फाई बढ़ जाएगा, ध्यान रखना। इसी तरह से टॉप टू बॉटम आपको पता है कि आकार बढ़ता है, और अगर बेटा जी आकार बढ़ा तो फाई कम हो जाएगा। तो ध्यान से देख लीजिए, लेफ्ट टू राइट फाई बढ़ता है और टॉप टू बॉटम फाई कम होता है, बाय द वे पूछे तो, ठीक है। ये बीच में मैंने फाई की आवर्तीता बता दी आवर्त सारणी के अंदर। ये किसकी आवर्तीता बताई जी? फाई की। अब वापस आ जाओ कि ये फाई काम कहां कहां आएगा, तो ये काम आएगा, इसके एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन का मतलब है इसके अनुप्रयोग देखेंगे बेटा जी, एक एक करके एप्लीकेशन ऑफ फाई। और इसके अनुप्रयोगों में सबसे पहला जो मैं अनुप्रयोग लूंगा वो है सहसंयोजक लक्षण। ये पहला अनुप्रयोग है सहसंयोजक लक्षण। मतलब क्या निकला कि इस फाई के द्वारा आप किसी आयनिक यौगिक में सहसंयोजक लक्षण कितने आएंगे, ज्यादा आएंगे, कम आएंगे, ये बता सकते हो। तुम कहोगे कैसे? तो चलो आते हैं। सबसे पहले आपने कहा कि सामान्यतः जब इसे धनायन के लिए परिभाषित करते हो तो चलो धनायन की ही बात कर लेते हैं। बेटा मान लो कि मैं धनायन का आवेश तो बढ़ा दूं। ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूं? धनायन का आवेश तो बढ़ा रहा हूं और आकार छोटा कर रहा हूं। बिल्कुल ध्यान से देखो, एक बार फाई को भूल जाओ, एक बार फाई को भूल जाओ, और मुझे तो इतना सा बताओ कि अगर धनायन का आवेश बढ़े और आकार कम हो तो फायान के नियम याद है क्या आपको? 4, छोटा धनायन, बड़ा ऋणायन, धनायन ऋणायन पर उच्च आवेश और छद्म अक्रिय गैस विन्यास, यही थे ना। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं कि बेटा जी धनायन पर आवेश बढ़ेगा तो फायान के नियम से सहसंयोजक लक्षण बढ़ेंगे, धनायन का आकार छोटा होगा तो भी फायान के नियमों से सहसंयोजक लक्षण बढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात तो सहसंयोजक लक्षण यानी कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे। अगर ऐसा हुआ तो ये दो काम हुए। तो अब तक मैंने फाई को छोड़ने को कहा था, वापस आओ। अब जरा इस पर बात करो कि धनायन पर आवेश बढ़ जाए और उसका आकार कम हो तो फाई भी तो बढ़ जाएगा। तो मैंने कहा कि फाई भी बढ़ जाएगा। अब यार दो अलग अलग रास्तों से मैं आया, लेकिन दोनों एक ही जगह आ गए, तो मैं क्या करूं? तो पता क्या चला कि जो फाई है वो सहसंयोजक लक्षणों के क्या आ गया? समानुपाती आ गया। तो कोवेलेंट कैरेक्टर यानी सहसंयोजक लक्षण किसके समानुपाती कहे जा सकते हैं? फाई के। फाई का मतलब आयनिक विभव क्या होता है? आवेश बटे आकार के समानुपाती, ठीक है ना। ध्यान रखना, इसके द्वारा भी सहसंयोजक लक्षण बताए जा सकते हैं। हालांकि मेरी एक एडवाइस है कि सहसंयोजक लक्षण का क्वेश्चन आए तो हम तो फायान के नियम से करेंगे। एक और चीज सुन लो, कई बार ऐसा भी आता है, कहता है आयनिक लक्षणों का क्रम बताओ, तो यार सहसंयोजक का ज्ञात कर लेना और उसको उल्टा कर देना,
ठीक है ना। जरा वापस आ जाओ बेटा जी, आवर्त सारणी की बात करें, हम पीरियोडिक टेबल की बात करें, तो पीरियोडिक टेबल में आपने थोड़ी देर पहले ही कहा है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर फाई बढ़ता है, तो फाई बढ़ेगा तो संयोजक लक्षण भी बढ़ जाएंगे, यानी लेफ्ट टू राइट संयोजक लक्षण बढ़े। और अगर टॉप टू बॉटम जाते हैं तो अभी अभी कहा है कि फाई कम होता है, फाई कम तो संयोजक लक्षण भी कम, और संयोजक कम तो आयनिक बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, इस तरह से बताए जा सकते हैं। पहला अनुप्रयोग आपने देखा, छोटे से अनुप्रयोग है, छोटी छोटी बातें हैं। ओके, इसके बाद में देखिए इसका जो दूसरा अनुप्रयोग अपन लें, तो देखिए इस फाई का सेकंड अनुप्रयोग नंबर 2 देखिए, और वो है ऑक्साइडों की प्रकृति। ऑक्साइडों की प्रकृति बेटा जी बात करें, नॉट सो इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी देखें कि ये रूट फाई द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है जी? रूट फाई के द्वारा निर्धारित किया जाता है इसको। अब रूट फाई के द्वारा निर्धारित करोगे तो तीन संभावनाएं रहेगी। एक तो रूट फाई की वैल्यू 2.2 से कम हो, दूसरी बात हो सकती है कि इसकी 3.2 से ज्यादा वैल्यू हो, और तीसरी पॉसिबिलिटी होती है 2.2 से तो ज्यादा और 3.2 से कम हो। बेटा जी अगर 2.2 से कम रही तो ये लोवेस्ट वैल्यू है। इन तीन वैल्यूज में से मैं तीन कैटेगरी बना दी मैंने, इनमें से सबसे कम मान फाई का यहां है और सबसे ज्यादा यहां है, और ये मध्यम है। तो आप मुझे तो इतना सा बता दीजिए कि फाई की वैल्यू अगर ज्यादा है तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, तो यहां तो सहसंयोजक होगा, यहां पे सहसंयोजक लक्षण सबसे ज्यादा, और ये फाई की वैल्यू सबसे कम है, फाई सबसे कम यानी सहसंयोजक सबसे कम, और सहसंयोजक सबसे कम तो ये आयनिक हो गया। तो पहली बात तो मुझे ये पता चल गई कि ये ऑक्साइड तो होगा आयनिक और ये होगा सहसंयोजक। इसमें कोई दिक्कत है क्या? दोबारा सुन लो, फाई कम, सहसंयोजक कम, आयनिक, है ना। फाई ज्यादा, सहसंयोजक लक्षण ज्यादा, तो ऑक्साइड भी सहसंयोजक, तो दो कैटेगरी बना दी। अब मैंने याद करो आयनिक के साथ साथ बेटा कहा था कि जो आयनिक ऑक्साइड होते हैं वो साथ में कैसे होते हैं? क्षारीय, और सहसंयोजक ऑक्साइड हैं वो साथ में कैसे होते हैं? अम्लीय। प्राय मैंने ये शब्द जोड़े थे, और जहां दोनों के बीच का हो वो उभयधर्मी हो जाएगा, है ना। ये लो, बात खत्म, उतनी कोई खास है भी नहीं। तो दूसरा अनुप्रयोग तो ये रहा, जिसको आपने कहा कि भाई ऑक्साइडों की प्रकृति को हम किससे बता सकते हैं? हम बता सकते हैं रूट फाई से। लेकिन बेटा सेकंड अनुप्रयोग इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड के बाद में थर्ड, सेकंड नहीं, ये जो अब ले रहा हूं थर्ड अनुप्रयोग, और ये थर्ड अनुप्रयोग है, ध्यान से देख लें। चल दो बार तो क्वेश्चन, दो या तीन बार स्टेटमेंट आ चुके हैं यहां से, जल अपघटन की मात्रा, और सिंपलेस्ट भी है, या मैं कह दूं कई बार जल योजन, हालांकि दोनों अलग अलग घटनाएं हैं, लेकिन जल योजन की मात्रा भी, ठीक है। जल अपघटन की मात्रा या जल योजन की मात्रा, आप तो ज्यादा लफड़े न करके इतना सा कह दो कि ये किसके समानुपाती होती है जी? फाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, किसी लवण का जल अपघटन कब होगा? जब उसका जो धनायन है उसका फाई उच्च हो, और फाई का मतलब हो गया किसके समानुपाती? आवेश के तो समानुपाती और आकार के व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर है क्या? देख लेना भैया, ठीक है ना। अब एक बात मुझे और बताओ, मैं तो सीधा एक क्वेश्चन करता हूं, क्या कि जल अपघटन की मात्रा का क्रम बताओ, ऐसा एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। जल अपघटन की मात्रा का क्रम आपको बताना है, जरा देखें अपन कैसे बताते हैं। जैसे पहला मैं आपके सामने रख रहा हूं LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CaCl। बेटा जल अपघटन की मात्रा का क्या क्रम होगा? तो बताना चाहता हूं कि यहां से यहां जब आप जाओगे तो आप देखोगे कि धनायन का आकार बढ़ेगा,
और धनायन का आकार बढ़ेगा तो जल अपघटन की मात्रा में क्या आएगी, कमी आ जाएगी, इसलिए ये क्रम आ जाएगा। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कहते हैं इसको, और इसको कहते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, ओके। दूसरा बताओ, LiCl, BeCl2, BCl3, CCl4। अब की बार लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, तो बच्चा क्या करेगा, सर लिथियम पे +1, बेरिलियम पे +2, बोरोन पे +3, कार्बन पे +4। सबसे बड़ी बात, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो दोनों काम हो रहे हैं। पहली बात, आवेश बढ़ रहा है और आकार भी कम हो रहा है, दोनों ही जल अपघटन को बढ़ा देंगे। तो जल अपघटन बढ़ेगा तो ऐसा क्रम आना चाहिए, लेफ्ट टू राइट बढ़ता हुआ क्रम आना चाहिए, तो मैं ऐसा क्रम दिखा दूं। अब तुम कहोगे कि सर इसमें क्यों नहीं लगाया, जानबूझ के रुक गया। आप तो लगा दोगे, लेकिन बेटा जी एक बात आपको आवर्त सारणी के टाइम पे बताई हुई है कि द्विअंगी यौगिकों में जो कम विद्युत ऋणी परमाणु है उसके पास में खाली कक्षक होना चाहिए, और कार्बन के पास में नहीं है, तो जल अपघटन ही नहीं होगा। तो ये सबसे आगे थोड़ा रखूंगा, फिर इसको उठा के कहां रखोगे बेटा जी, यहां पे सबसे कम कर देना इसका, तो CCl4 सबसे पीछे ले आना उठा के। ये जल अपघटन की मात्रा का क्रम हो गया साहब। और देख लो कुछ, अब इसी के जैसे अपन ले लेते हैं NaCl, MgCl2, ये तीसरे आवर्त के हैं, और तीसरे आवर्त में एक दिक्कत नहीं है, खाली कक्षकों की कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है बताओ, तो भैया Na पे +1, Mg पे +2, एल्यूमिनियम पे +3, +4, +5, दोनों काम हो रहे हैं भैया। लेफ्ट टू राइट आवेश भी बढ़ रहा है, Q+ भी बढ़ रहा है, लेकिन साथ में R+ का आकार भी कम हो रहा है, तो फाई बढ़ रहा है, जल अपघटन भी बढ़ेगा। ये लो, ये क्रम हो जाएगा, समझ गए ना। लेकिन यहां पे एक चीज से थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार एक ही तत्व के, और मैं जो अब बता रहा हूं वो आए हैं भैया, कई बार एक ही तत्व के यौगिक होते हैं, बस ऑक्सीकरण अवस्था बदलती है, वो उल्टे ज्यादा इजी हैं। कैसे, देखो 4 नंबर, किसी ने पूछा भैया फेरस क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड में से ज्यादा किसका होगा, तो यार +2 से +3 में आवेश बढ़ा, आकार कम हुआ, जल अपघटन भी बढ़ेगा। और देखो FeO, Fe2O3, तो वही बात, फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड, इसका जल अपघटन ज्यादा होगा, है ना। कई बार इस तरह से कह देता है MCl2 एंड MCl4 आ चुके हैं भाई, तो कोई बात नहीं, M+2 है और +4 है, ऐसा। और देख लो, जैसे कोई कहे कि SF2 एंड SF4 ज्यादा किसका होगा, ऐसे, तो बहुत इजीली बता सकते हैं अपन एक ही तत्व के लिए, तो ठीक है ना। तो इस तरह से जल अपघटन की मात्रा को आप बता सकते हो। नेक्स्ट अनुप्रयोग में आ जाओ, 3 के बाद में चौथा जो अनुप्रयोग में ले रहा हूं वो बेटा जी उतनी कोई खास नहीं है, क्योंकि डिस्कशन हो चुका है उसके बारे में, आपको लिखते ही रिमेंबर हो जाएगा, याद आ जाएगा क्या थी बात। देखिए नेक्स्ट जो अनुप्रयोग है, मैं कहूं 4 नंबर, वो है तापीय स्थायित्व। तापीय स्थायित्व है, तो याद करिए पीरियोडिक टेबल के टाइम पे ही बता चुका हूं कि तापीय स्थायित्व में 2 केस थे, केस फर्स्ट और केस सेकंड, एग्जांपल्स भी किए हुए थे। आपको बताना चाहता हूं कि केस फर्स्ट क्या था, तो साहब केस फर्स्ट था जब 2 ही प्रकार के तत्व हों, 2 ही प्रकार के तत्व अगर वहां पे मौजूद हैं, तो फिर जो तापीय स्थायित्व है वो आकार के क्या था, व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन तुम कहोगे सर फाई तो नहीं आया, अभी आ जाएगा। 2 से ज्यादा, सेकंड केस में 2 से ज्यादा प्रकार के तत्व अगर वहां पे हैं, तो बेटा जी ऐसी कंडीशन में मैंने कहा था कि जो तापीय स्थायित्व है ना, वो फिर आयनिक लक्षणों के समानुपाती होगा। जितने ज्यादा आयनिक लक्षण तापीय स्थायित्व उतना ही ज्यादा, तो आयनिक लक्षण ज्यादा तो सहसंयोजक लक्षणों के व्युत्क्रमानुपाती कह सकता हूं। और अभी अभी अपनी बात हुई है कि सहसंयोजक लक्षणों को कौन बताता है, फाई, मैंने वहां ऐसा ही किया है, तो सहसंयोजक लक्षणों को हटा के क्या आ गया जी, फाई आ गया। और फाई बराबर क्या होता है,
आवेश, तो आवेश तो नीचे है और आकार कहां आ गया जी, ऊपर। कुल मिला के आकार के क्या आ गया, ये थर्मल स्टेबिलिटी समानुपाती, ऊपर वाले का उल्टा है। तो दो ही प्रकार के तत्वों में आकार के व्युत्क्रमानुपाती, दो से ज्यादा होते ही समानुपाती आकार के। एग्जाम्पल्स कर चुके हैं पहले से, ठीक है ना। नेक्स्ट अनुप्रयोग में आ जाओ जी। अगला जो अनुप्रयोग है वो आपके एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी संकुल यौगिक से संबंधित। क्या है पांचवा अनुप्रयोग, वो है संकुल निर्माण की प्रवृत्ति। संकुल निर्माण की प्रवृत्ति। साहब संकुल निर्माण की प्रवृत्ति की अगर अपन बातें करें तो थोड़ा सा सुन लो। आप वहां कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखोगे कि कोई धातु होगा, वो संकुल निर्माण करेगा। इसकी कुछ शर्तें होती है कि कब कोई धातु संकुल निर्माण करती है। वो क्या शर्तें हैं बेटा, छोटा तो आकार होना चाहिए उस धातु का, हालांकि यही धातु आगे जाके धनायन बनाएगी, ठीक है ना। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि धातु आयन के संकुल निर्माण की जो शर्तें हैं वो लिख रहा हूं। छोटा आकार, दूसरी शर्त वहां पे बताते हैं उच्च आवेश घनत्व है, उच्च आवेश घनत्व है। और तीसरी शर्त वहां पे बताते हैं रिक्त कक्षकों की उपस्थिति, रिक्त कक्षकों की उपस्थिति, ये शर्तें वहां पे होती है। अब तुम कहोगे कि सर फाई तो आया ही नहीं कहीं। अरे बेटा जी, पहली और दूसरी शर्त को मिला दो, आकार छोटा आवेश ज्यादा, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता उच्च फाई। और यहां से मुझे यह पता चला कि किसी भी धातु आयन के संकुल निर्माण की शर्त क्या हो गई कि उसका जो फाई है, आयनिक विभव है, वो उच्च होना चाहिए। तो क्या संकुल निर्माण की प्रवृत्ति को फाइनली आप ऐसा नहीं कह सकते कि फाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना। फाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को आगे बढ़ा दो तो चार्ज यानी आवेश के समानुपाती और साइज यानी आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये कुछ अनुप्रयोग थे फाई के।